समाज के हर वर्ग की आबादी के अनुसार भागीदारी और हिस्सेदारी से ही लोकतंत्र समृद्ध और समावेशी होगा। स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी लेजिस्लेटिव स्टडीज जैसी एक संस्था बिहार में स्थापित हो, जिसके माध्यम से विधायी और लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर शोध एवं अध्ययन की अवसर और प्रशिक्षण दिया जा सके। हमारी मांग है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर प्रधानमंत्री जी के बिहार विधानसभा प्रांगण में प्रथम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की कृपा करें। सामूहिक प्रयास और संकल्प से जनतंत्र को धनतंत्र और छलतंत्र से बचा सकते हैं। लोकतंत्र में समक्ष कई चुनौतियां हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह यानी कि बिहार विधानसभा के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में बिहार में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके समापन समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे। उस समापन समारोह में प्रतिपक्ष यानी कि विपक्ष का नेता होने के नाते तेजस्वी यादव को भी बोलने के लिए बुलाया गया। इस पूरे समारोह में प्रधानमंत्री क्या बोले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या बोले, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव क्या बोले, इन तमाम सारी चीजों पर चर्चा करने की बजाय चर्चा इस बात पर केंद्रित कर दी गई है कि 4 मिनट के भाषण में तेजस्वी यादव कितने बार अटके। तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तेजस्वी यादव के अटकने पर सवाल नहीं उठने चाहिए? बिल्कुल सवाल उठना चाहिए। इतने बड़े समारोह में अगर तैयारी करके 4 मिनट भी ठीक ढंग से नहीं बोला जा रहा है तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव पर सवाल उठने चाहिए। तो क्या यह खबर नहीं है? यह खबर भी है, लेकिन लीड खबर नहीं है, बल्कि खबर में लगने वाले छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, मगर इसी को मेन खबर बना दिया गया है। यही दलाल भांड कॉरपोरेट और दरबारी मीडिया की साजिश है। तेजस्वी यादव ने 4 मिनट के भाषण में क्या क्या कहा यह बताने की बजाय अटकने पर इस दलाल मीडिया की सुई अटक गई है। चूंकि ये कॉरपोरेट मीडिया आपको बता चुका है कि तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री को देख करके कितने नर्वस थे, तनाव में दिख रहे थे, मोदी जी के सामने डर रहे थे, अटक रहे थे। इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं उस बात पर चर्चा करूंगा जिस पर दलाल मीडिया ने आपका ध्यान नहीं दिलवाया। तेजस्वी यादव ने अटकते हुए ही सही एक महत्वपूर्ण बात कही, स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी लेजिस्लेटिव स्टडीज का बिहार में निर्माण करवाया जाए, ताकि बिहार के युवा लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन कर सकें और शोध कर सकें। देश के मौजूदा लोकतंत्र के हिसाब से कितनी महत्वपूर्ण डिमांड की है। दलाल मीडिया इस पर भी चर्चा कर सकता था कि स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी क्या चीज होती है और इसका अगर निर्माण करवाया जाएगा तो इससे क्या क्या फायदे होंगे, वहां क्या क्या पढ़ाई हो सकती है, और लेजिस्लेटिव स्टडीज से देश का लोकतंत्र कितना सुदृढ़ होगा, देश के युवाओं को राजनीतिक समझ कितनी अच्छी विकसित होगी। मगर इस पर चर्चा करने की बजाय ये जूम करके ये म्यूजिक डाल करके बताया जा रहा है यहां अटके, यहां अटके। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग। यह इतना महत्वपूर्ण मसला था, इस पर अगर चर्चा कराई जाती तो यह भी तो बताना पड़ता कि जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद भी जब उनका निधन हुआ तो उनके पास मरते समय न पैसा था, न मकान था, न ही जमीन थी। कर्पूरी ठाकुर पर चर्चा करते तो उनकी सिंपलिसिटी यानी कि सादगी पर भी चर्चा करनी पड़ती और उससे उनके आका के मुंह पर जोरदार तमाचा लगता, जो एक एक दिन में कई कई बार कपड़े बदलते रहते हैं। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहते हुए भी महज 1 या 2 कुर्ते में ही गुजारा कर लेते थे। कर्पूरी ठाकुर की बात अगर करते तो यह भी बताना पड़ता कि अपने मुख्यमंत्रित्व काल में 1978 में देश में सबसे पहले किसी राज्य में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने वाले कर्पूरी ठाकुर ही थे। उसी समय तथा कथित जातिवादियों ने यह नारा भी निकाला था, आरक्षण ई कहां से आई, कर्पूरी की माई भी आई। सोचिए, पिछड़े वर्ग से आने वाला एक मुख्यमंत्री अगर कोई निर्णय लेता है
तो किस तरीके से दक्षिणपंथी मानसिकता के लोगों ने उस समय उनको बदनाम करने की कोशिश की थी। इस जननायक की अगर चर्चा करते तो यह भी बताना पड़ता कि जननायक कर्पूरी ठाकुर द्वारा आरक्षण पर दिया कर्पूरी फार्मूला था क्या और उसकी देश को जरूरत क्यों है। अगर कर्पूरी ठाकुर की चर्चा करते तो यह भी बताना पड़ता कि जातिवादी उस समय कहते थे कर कर्पूरी कर पूरा छोड़ गद्दी धर उस तरह। यह बताते हुए मुझे बताना पड़ रहा है कि कर्पूरी ठाकुर चूंकि नाई बिरादरी से आते थे इसलिए इस तरह का नारा गढ़ा गया था, जबकि वो मुख्यमंत्री थे। कर्पूरी ठाकुर बिहार में मुख्यमंत्री थे, उसी समय उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बन गए थे। तो एक और नारा गढ़ा गया, दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी भैंस चरावे राम नरेश। अब सवाल यह है कि कर्पूरी ठाकुर जी से इतनी नफरत क्यों। पिछड़े वर्गों के तमाम सारे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी हैं, प्रधानमंत्री भी अपने आप को ओबीसी कहते हैं, तो फिर कर्पूरी ठाकुर जी से इतनी नफरत क्यों। इसलिए क्योंकि ना सिर्फ वो पिछड़े वर्ग में जन्मे थे बल्कि इस वर्ग के कल्याण के लिए, इस वर्ग को नौकरियों में हिस्सा मिले, इस वर्ग को हिस्सेदारी मिले, उसके लिए भी लड़ रहे थे। इन नफरतवादियों, जातिवादियों, संघियों को पिछड़े वर्ग के या दलित वर्ग के उस व्यक्ति से कतई तकलीफ नहीं होती जो अक्षरशः इनका गुलाम होता है, इनके सिस्टम में पूरी तरीके से रचा बसा होता है। या यूं कहें कि पैदा तो वो दलित या पिछड़े वर्ग में होता है लेकिन पूरी तरीके से इनका मानसिक गुलाम होता है। इस तरह के व्यक्ति को आगे बढ़ाने में ये जरा भी संकोच नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं उठा करके देख लीजिए कि पिछड़े और दलित वर्ग से उन्होंने वही नेता चुना होगा जो उनकी पार्टी में सर्वश्रेष्ठ गुलाम की मुद्रा में रहता होगा। वो नेता जो पिछड़े और दलित वर्ग के हक हकूक के लिए कुछ भी करना चाहता होगा उसको साइडलाइन कर दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर से नफरत की एक ये भी वजह थी कि न सिर्फ उन्होंने आरक्षण लागू किया था बल्कि उसी साल 17,000 भर्तियां निकाल करके उनमें आरक्षण दे भी दिया था। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू जो उठाया तेजस्वी यादव ने, लोकतंत्र के समक्ष तमाम चुनौतियां हैं। कितना महत्वपूर्ण पहलू है। मीडिया अगर इस पर चर्चा करती तो उसको बताना पड़ता कि लोकतंत्र पर कैसी कैसी चुनौतियां हैं। इस लोकतांत्रिक ढांचे में संवैधानिक संस्थाएं जो थीं उनको किस तरीके से कमजोर किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और यहां तक कि कोर्टों का भी किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, ये सब कुछ बताना पड़ता। तेजस्वी यादव ने चौथी महत्वपूर्ण बात कही कि हम सबको सामूहिक प्रयास से जनतंत्र को धनतंत्र और छलतंत्र से बचा करके रखना है। पांचवी महत्वपूर्ण बात कही कि विश्व के सबसे मजबूत लोकतंत्र को बचा के रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, जैसा कि यह दलाल मीडिया कह रहा है, नर्वस होने के बावजूद, हालांकि उनके चेहरे पर कुछ न कुछ तनाव जरूर दिख रहा था, तुक्का लगा करके अपने आका को हर बात में जस्टिफाई करने वाली ये मीडिया ये नहीं बताएगी कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर उस समय जो तनाव दिख रहा था वो शायद इस वजह से भी तो हो सकता है कि उनके बुजुर्ग पिता लालू प्रसाद यादव इस समय अस्पताल में हैं और गंभीर बीमारी के शिकार हैं। तनाव इस बात का भी तो हो सकता है कि जिस शख्स के सामने उनको भाषण देना था वही शख्स इस समय उनके पिता की मौजूदा स्थिति के लिए सबसे बड़ा कसूरवार और जिम्मेदार है। इन तमाम वजहों के बाद भी नेशनल जनमत का यह मानना है कि नेता प्रतिपक्ष का पद बेहद महत्वपूर्ण होता है। तेजस्वी यादव को भले ही लालू यादव के पुत्र होने के कारण वो पद मिला हो, लेकिन उनको उस पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। वो कितने भी तनाव में हों, लेकिन 4 मिनट का भाषण उनको ठीक ढंग से तैयार करना चाहिए था। इसी भाषण को अगर वो बिना पढ़े धारा प्रवाह स्थिति में ठोक करके बोलते तो एक एक बात स्पष्ट होती और 5 महत्वपूर्ण मुद्दे जो उन्होंने उठाए शायद चर्चा उन पर हो रही होती, उनके अटकने पर नहीं। नेशनल जनमत का मानना है कि मीडिया को दोनों पक्ष दिखाने चाहिए। अटकने को तो खबर बना ही दिया था, लेकिन साथ में यह भी बताना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष ने अपने 4 मिनट के भाषण में ही 5 महत्वपूर्ण मसले उठा दिए। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।